हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं पीओएस और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में कि पीओएस होता क्या है, और साथ में जानेंगे इंटरनेट बैंकिंग होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं पीओएस। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे पीओएस होता क्या है तो बताओगे क्या? पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ सेल। और ये पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। तो देखो, जो पॉइंट ऑफ सेल है, सेल, पॉइंट ऑफ सेल गधा। देखो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ सेल है। अच्छा, प्रोजेक्टर नहीं आना है, बताना चाहिए तुम लोग यार। जाओ। बंद करो, बंद करो, लाइट बंद करो। एक महीना सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता डिजिटली, यही मिलेगा। जी। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जानने वाले हैं पीओएस के बारे में, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अब देखो होता क्या है समझिए, और क्यों इसको लाया गया, और क्यों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो, जो पीओएस है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। बढ़ावा देने का क्या मतलब है? इस समय आप लोग देखे होंगे, या कुछ टाइम पहले आप लोग देखे होंगे, मैक्सिमम लोग जाते हैं किसी मॉल में, ठीक है, ठीक है, किसी मॉल में चले जाते हैं, तो वहां पे देखते हो, वहां पे कार्ड रीडर लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्ड रीडर। और उस कार्ड रीडर में क्या होता है? आपसे मांगा जाता है एटीएम, और एटीएम से आप क्या करते हो? अब चाहे डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, उससे आप लोग पेमेंट करते हो। क्या आज है कि नहीं है? है। ठीक है, मैक्सिमम लोग गूगल पे, फोन पे ज्यादातर नहीं करेंगे, ज्यादा अमाउंट रहता है तो इसलिए एटीएम रखे रहते हैं। तो तुरंत क्या होता है कि जो भी वहां पे ट्रांजेक्शन किए होते हैं, मतलब जो भी खरीदे होते हैं, परचेज किए होते हैं, ठीक है, उसका पेमेंट अगर करना हो तो अपना डेबिट कार्ड दे देते हैं उसको, अब अपना पासवर्ड, अपना पिन डालते हैं, वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। बोलो, पिन डालते हैं, पैसा डिडक्ट हो जाता है। मतलब ज्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? परचेज करते समय और सेल करते समय। परचेज करते समय और सेल करते समय, मतलब अदर कोई यूज नहीं है इसका। ये नहीं हम पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे और एक जगह से दूसरी जगह रिसीव करेंगे। मतलब इसका यूज ज्यादातर दुकानों में, मॉलों में किया जाता है। किसके लिए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, कि जो यूजर आ रहा है आराम से बिना कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सके, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ।
ठीक है, जब ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना हो तो उसमें दिक्कत होती है, या यूपीआई वाले से, इसीलिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। और यूपीआई इस समय फेमस हुआ है ना, जो हर जगह दुकानों पे देखते तो हम लोग अपना एटीएम कार्ड लगाते थे, इसी का देन था, पीओएस मशीन का। ठीक है, इसे पीओएस मशीन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। और पीओएस मशीन आता है, और इसी में मशीन के सहारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। अतः पैसा आराम से चला आता है, किसके, उसके खाते में जिसका वो अकाउंट जुड़ा रहता है, और हमारे खाते से डिडक्ट हो जाता है। समझे? लेकिन इसके लिए जरूरी बहुत कुछ है। अब वो क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एक तो बार कोड, जो बार कोड को क्या करे, स्कैन करे। ठीक है, वो मशीन होना चाहिए, बोलो, तभी हो पाएगा। उस पर्सन के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हार्डवेयर डिवाइस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब वो सही से काम करेगा, नहीं तब काम नहीं करेगा। हाँ, प्रिंटर होना चाहिए। ठीक है, तब बेटर तरीके से लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी को मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ो समझो। देखो बताया क्या जा रहा है पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, सब में देता है लेकिन अलग से लगाते तो और बेटर रहता। चल देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि देखो यहाँ पे इस मशीन को पीओएस मशीन और पीओएस टर्मिनल, इस लेख में हम आपको इसके बारे में देखो बताया जा रहा है क्या है। तो सबसे पहले देखो बताया जा रहा है कि पीओएस एक कंप्यूटराइज मशीन है। क्या है? पीओएस एक कंप्यूटराइज मशीन है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पे किया जाता है। जो कैश रजिस्टर होता है, लोग कैश देते हैं और लिखते हैं कितना कितना पैसा रिसीव हुआ है, उसके जगह पे किया जाता है। पीओएस मशीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को पढ़ना, खरीदने की पुष्टि करना, ग्राहकों को सामान की रसीद देने का काम करती है। मतलब जो पीओएस मशीन है क्या करता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो लोग खरीदते हैं, ठीक है, और वह खरीदारी का काम यही करवाता है, और इसी के सारे रसीद दिया जाता है कि क्या खरीदे हो और कितना पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, सारा डिटेल दिया जाता है। फिर से यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि यह काम व्यापार तथा लोकेशन के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है। अब देखो यहाँ पे और भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो बताया जा रहा है, एक पास मशीन मतलब पीओएस मशीन अकेली नगद रहित ट्रांजैक्शन करने में सक्षम होती है, ग्राहकों को खरीदी गई पर्ची भी बनाकर देती है, और यह सारा काम मिनटों में पूरा हो जाता है, क्योंकि पैसे गिनने और पर्ची बनाने की जरूरत खत्म हो गई है। अब ग्राहक खुद वे काम करेगा, आप बस उन्हें पीओएस टर्मिनल के लिए क्या करिए, आप दिखा दीजिए मशीन, बस लीजिए बाबू, एटीएम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, बस कैप्चर हो गया। ठीक है, तो बार बार ये पूछे जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो देखो बताया जा रहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए, रिसीविंग पेमेंट होना चाहिए, मेकिंग परचेज रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए, तब आसानी तरीके से लोग क्या करेंगे, काम कर ले जाएंगे। अब इसके लिए कौन कौन से मशीन होनी चाहिए भी बताया जा रहा है। देखो बताया जा रहा है पीओएस मशीन के प्रमुख दो प्रकार अवयव है, क्या है, पहला एक सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। अब कौन कौन से होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है नीचे। ठीक है, टर्मिनल्स, ठीक है, कई सारे ऑप्शन दिए, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे रिटेल में भी होता है, रिटेल में जो खुदरा बेचता है, स्मॉल बिजनेस के लिए भी होता है, मोबाइल पीओएस भी होता है, क्लाउड पीओएस भी होता है, रेस्टोरेंट के लिए भी होता है, ठीक है, बारकोड के लिए भी होता है, सैलून एसपीएफ पीओएस सिस्टम भी होता है। तो अलग अलग आ चुके हैं, लेकिन इस समय कम इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, जैसे यूपीआई आया है। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या क्या होना चाहिए, एक ड्रावर होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, एक बारकोड रीडर होना चाहिए। अब ये क्या होता है, इसे कैश ड्राइवर भी कहते हैं, जो लकड़ी या धातु का बना होता है। इसे कैश, चेक, वाउचर, रिसिप्ट तथा क्या है, स्लिप को संभाल कर रखा जाता है। इसे आम भाषा में गल्ला भी बोलते हैं। एक होना चाहिए प्रिंटर, प्रिंटर का उपयोग पर्ची छापने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या होना चाहिए, बारकोड रीडर। इस उपकरण का उपयोग करके उपयोग स्टोर रखने की, खरीद निगरानी रखने तथा आइटम की जानकारी ऐप तक पहुंचाने का काम करती है। तो अब देखो कार्ड मशीन क्या होता है, एक कार्ड मशीन होना चाहिए। तो जिस मशीन के हम लोग चलाते हैं, जिस मशीन के सारे हम लोग काम करते हैं, देखो बता रहा है, जिस मशीन का उपयोग कार्ड पढ़ने के लिए होता है उसे कार्ड मशीन कहते हैं। यह मशीन इंटरनेट आधारित भी हो सकती है। इस मशीन पे चुंबकीय पट्टी होती है, जो कार्ड स्वाइप, एटीएम कार्ड चुंबकीय पट्टी से सटाकर क्या है, सरका कर बाहर निकालने का काम करती है।
तो ये एक नेटवर्क डिवाइस भी होना चाहिए। बताया जा रहा है कि पॉज सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए तथा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस होनी चाहिए। नेटवर्क डिवाइस पढ़ाए थे हमने, मॉडेम, राउटर, हब, स्विच, ईटीसी, हाल ही में पढ़ाया था हमने। ठीक है, अब देखो बता रहे हैं पीओएस मशीन के विभिन्न प्रकार है। अब कहाँ कहाँ पे देखो रिटेल के बारे में बताया जा रहा है। रिटेल के बारे में मतलब क्या, खुदरा जो बेचता है। हाँ, क्लाउड पढ़े नहीं होगा। हाँ, क्लाउड मतलब इंटरनेट पे डाटा जो स्टोर किया था, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। डायरेक्टली ऑनलाइन इंटरनेट पे रिकॉर्ड होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाए थे, जैसे गूगल ड्राइव, और क्या पढ़ाए थे, डिजी लॉकर, ठीक है, सब पढ़ाए हो। चलिए यहाँ पे देखिए, देखो रिटेल पीओएस के बारे में बताए जा रहे हैं। क्या है, खुदरा व्यापार में काम आने वाला पास रिटेल पीओएस मशीन कहलाता है। यह मशीन विशेष रूप से केवल खुदरा व्यापार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है। मतलब जो रिटेल होते नहीं होता, रिटेलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कर सकता है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख सकता है, मल्टी स्टोर कर सकता है, प्रोडक्ट वेरिएंट्स देख सकता है, एम्प्लॉय कमीशन से रिलेटेड काम कर सकता है, कस्टमर का डाटाबेस रख सकता है, गिफ्ट रजिस्ट्री कर सकता है, परचेज ऑर्डर ले सकता है, सेल का रिपोर्ट रख सकता है। ये सारे ऑप्शन दिए गए, किसमें, रिटेल वाले। फिर से देखो स्मॉल बिजनेस, तो आपको पता है छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, कर चाय की दुकान, कॉफी शॉप, बुटीक, छोटी किराना दुकानों पर इस तरह के पास सिस्टम आते हैं। अभी तो पढ़ी लोगे मोबाइल पीओएस क्या होता है, मोबाइल के सारे होता है। तर इसे एम पास भी कहते हैं। इसे एम पास को फुल फॉर्म मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल होती है। यह मोबाइल फोन पर आधारित पास सिस्टम होता है, जिसे केवल स्मार्टफोन पे ही चलाया जा सकता है। तो अलग अलग मशीन आते हैं। क्लाउड के बारे में देखो मैं बताया ही था, सॉफ्टवेयर के माध्यम से नए नए फीचर्स मिल जाएंगे। डाटा को स्टोर कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। रेस्टोरेंट जानते ही हो आप लोग, इसके लिए देखो बता रहा है, कार्ड पेमेंट होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए, किचन ऑर्डर होना चाहिए, फूड कॉस्ट होना चाहिए। तो ये बड़ा सा इतना ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और क्यों लाया गया ये पूछे जाते हैं, तो आप जवाब दे देंगे फटाफट। क्या बोल दीजिए, हमारे से बुक में नहीं दिया है। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं वह इंटरनेट बैंकिंग। क्या जाने वाले हैं, इंटरनेट बैंकिंग। तो थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरनेट बैंकिंग का मतलब सीधा है कि हम लोग बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसे बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। लेकिन ध्यान देना, अब यूपीआई जो है और इंटरनेट बैंकिंग में बहुत अंतर है। जो यूपीआई है, ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। आपको सर क्या अंतर है समझने की कोशिश करना। मतलब इंटरनेट बैंकिंग का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो डायरेक्ट बैंक के माध्यम से ही करते हैं। क्या समझे, जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट बैंक के माध्यम से ही करते हैं। आप कहो सर यह कैसा, तो यहाँ पे यह क्या बता रहा था कि जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं वह डायरेक्ट किससे करते हैं, बैंक से। आपको सर कैसे होता होगा, ध्यान से सुनिए समझिए। जो हमारा सपोज मान लो मेरा खाता एसबीआई में, इसमें है एसबीआई में, और जो एसबीआई में जो हमारा ये खाता है, समझिएगा, एसबीआई में जो खाता है, एसबीआई बैंक वाला हमको एक कोड देगा। क्या देगा, कोड देगा। और ये कोड वैसे नहीं देगा, हम बोलेंगे कि सर मुझे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है, बोला आपके बैंक के माध्यम से मुझे कुछ ऐसा यूजर आईडी और पासवर्ड दीजिए कि बिना किसी थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल किए हम ऑनलाइन एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेज सके। पैसा तो आ ही जाता है, कोई भेजेगा तो उसके लिए कोई तरीका तो है नहीं, आराम से बैंक वाला सर्विस देता ही देता है। अब विदेश से या कहीं से आए, लेकिन हम सोच रहे हैं आपके बैंक के माध्यम से डायरेक्ट हम भेजें।
किसी थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल ना करें। तो बैंक वाला कहता कोई बात नहीं, मेरे ऑफिशियल पोर्टल पे जाना और वहां पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर देना। क्या कर देना? अप्लाई कर देना, और एक रजिस्ट्रेशन कर देना। वहीं पे आपको एक मिलेगा यूजर आईडी और एक मिलेगा पासवर्ड। अब फायदा क्या होगा, ध्यान दो। जो पासवर्ड मिलेगा, जो यूजर आईडी मिलेगा, देखो अब हम जो गूगल पे या फोन पे या अदर किसी का इस्तेमाल करते थे, लिमिट होता है ना कि बाबू हाँ इतने हजार तक कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं होता है। ज्यादातर लोग जल्दी करते नहीं, रिस्क रिस्क रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह कहता है कि आप लोग लगभग 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब समझ जाओ, मतलब एक दिन में आप 10 लाख भेज सकते हो, इतनी क्षमता दी गई। और क्विकली चला जाता है, दिक्कत नहीं होती है। और डायरेक्टली बैंक से जाता, कि थर्ड पार्टी एप से नहीं जाता है। तो जल्दी कोई इशू भी नहीं आता, और इशू आ भी जाता तो बैंक वाला समझ लेता। ठीक है, तो यह कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में लिखा गया है क्या, पढ़ लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह एक बैंकिंग प्रणाली है जो इंटरनेट का प्रयोग करती है। अपने घर का या दफ्तर से बैठकर ही ग्राहक विभिन्न सेवाओं को लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बैंक की वेबसाइट पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्या क्या उठा सकते हैं? तो पहला, खाता का विवरण, विवरण इतिहास, हाल ही में किए गए लेन देन, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, भुगतान किए गए चेकों का विवरण और चेक बुक को ऑर्डर करना। फिर से आयकर का भुगतान, करों का ऑनलाइन प्रेषण, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा करना, बिलों का भुगतान करना, ग्राहकों के खाते में धन का हस्तांतरण करना और मांग पत्र जारी करना। समझे ना? मतलब बैंक से रिलेटेड सारा काम इससे किया जा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सहारा किसका लेंगे? तो देखो पहला ऑप्शन दिया है NEFT, जिसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। जी, अब देखो इसमें लिमिट दिया गया है, कब से कब तक ये सर्विस ले सकते हैं और कितने लाख रुपए तक पैसा भेजा जा सकता है। तो देखो लिखा गया है कि NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण का एक माध्यम है जिसका रख रखाव RBI द्वारा किया जाता है। ध्यान दो, NEFT के इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण का एक माध्यम है जिसका रख रखाव RBI द्वारा किया जाता है, जिसका प्रयोग करके व्यक्ति देश के किसी भी शहर की किसी भी बैंक शाखा से देश के किसी भी दूसरे शहर की बैंक शाखा में धन हस्तांतरित कर सकता है। दिख रहा है ना? बोलो, देश विदेश जहां पे करना आसानी तरीके से किया जा सकता है। और फिर से बताया जा रहा है, यह प्रति घंटा के बैचों में संचालित होता है। सुबह 8 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब तक ये चलता है। 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक दिया गया हस्तांतरण निवेदन उसी दिन क्रियान्वित हो जाता है। मतलब चलेगा हमेशा, लेकिन इसके बीच जो करोगे ना वो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो करोगे क्या होगा, वो अगले दिन होगा। ठीक है, मतलब 8 बजे से लेके और 5:30 बजे के बीच करते हो तो बैंक सर्वर समस्या चलता रहता है, बैंक ओपन रहता है, जहां ट्रांसफर करना कर देते हैं सब। लेकिन अगर उसके बाद करते तो जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड अगले दिन बताएगा। ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है लिमिट, क्या लिमिट बनाया जा रहा है? बताया जा रहा है इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख और न्यूनतम सीमा नहीं, मतलब 1 रुपया से लेके और 10 लाख तक भेज सकते और समझ जाइए ना, कुछ नहीं। बैंक से बोल देंगे इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, वो बता दे। कौन सा 18,000? गधा, कौन 18,000 लेता है?